तो चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि भारत में जो है लोकतंत्र की कैसे स्थापना हुई, है ना। लोकतंत्र के विषय में हम लोग जान गए, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि अपने देश भारत में लोकतंत्र कैसे बना। तो 1947 ईस्वी में जब भारत जो है आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद, है ना, भारत के नेताओं ने काफ़ी विचार विमर्श किया और यह निर्णय लिया कि भारत के लिए कौन सी शासन प्रणाली होनी चाहिए, है ना। इसके लिए शासन की प्रणाली लोकतंत्र होनी चाहिए, इस पर हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि संविधान को चुके हैं कि संविधान के लागू होते ही भारत एक गणतंत्र देश बन गया। हम लोग का संविधान कब लागू हुआ था? 1950 ईस्वी में। इसके साथ ही भारत जो है कि गणतंत्र देश बन गया। गणतंत्र माने, गण माने लोग होता है, मनुष्य होता है, मानव होता है, तंत्र माने शासन होता है, यानी लोगों का शासन वाला देश लोकतंत्र बन गया। भारत जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का लोकतंत्र है भारत में। जैसे हम लोग बताया कि हम लोग जो है कि विधायक और सांसद चुनकर भेजते हैं और वो वहाँ पर जो है कि कानून बनाते हैं हमारे लिए और वो हमारे लिए लागू होता है ना। हम लोग एक ही बार जो है कि हाथ उठा के जो है कि प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करते हैं, है ना। किसी भी सफल लोकतंत्र की विशेषता क्या है? उसके नागरिकों को मताधिकार एवं अन्य क्षेत्रों में समानता का अवसर प्राप्त कराना। ठीक है, समानता के अवसर पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो मताधिकार की समानता देखो, यहाँ पर जो है कि फोटो दिया गया है। भारत में जो चुनाव होते हैं तो इस तरह से लाइनें लग के जो है कि महिला पुरुष जो है लाइन लगते हैं और अपने साथ क्या लाते हैं? पहचान पत्र, फोटो पहचान पत्र लाए हुए हैं वोट देने के लिए। तो मताधिकार की समानता क्या है? इसका मतलब क्या होता है मताधिकार का समानता? समानता जो है, समानता माने समान अवसर, ठीक है, मत का। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर है कि सभी लोगों को मत देने का वैधानिक अधिकार है या नहीं है। ये क्या ऐसा तो नहीं है कि आधा लोग वोट देगा आधा लोग नहीं देगा? ऐसा तो नहीं है। हम लोग को जब चुनाव आता है तो नेता जब खड़े होते हैं चुनाव में, वो लोग जो है कि सब जगह जो है सबके पास जाते हैं, चाहे वो अमीर लोग होता है, चाहे गरीब लोग होता है, चाहे एकदम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला लोग होता है, चाहे खपड़ा का घर में रहने वाला लोग होता है, चाहे गांव वाला लोग होता है या शहर वाला लोग होता है। सबके पास वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं और कहते हैं कि हमको भाई अपना वोट दीजिए और हमको अपना विधायक या सांसद चुनिए, ऐसा बोलते हैं ना। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार। वयस्क नागरिक, वयस्क शब्द कहाँ से आ गया? देखो, वयस्क का मतलब होता है कि जिसकी आयु जो है 18 वर्ष या उससे ऊपर है, उसको जो है मत देने का अधिकार प्राप्त है, वो वयस्क है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के सिद्धांत पर आधारित है, सभी को समान अवसर पर आधारित है, जो यह घोषित करता है कि देश का हर नागरिक समान है ना। हर नागरिक जो है क्या है? समान है। लेकिन सिर्फ मताधिकार से समाज में नागरिक समानता का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए अन्य अवसरों में भी समानता के कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता होती है। केवल मत दे देने से तो समानता नहीं होगा, हमको जो है कि अधिकार भी चाहिए, जनता को अधिकार चाहिए, उसका काम चाहिए, रोजगार में अवसर की समानता चाहिए। तो ये हमारे मौलिक अधिकार संविधान में है। जब हम लोग संविधान के चैप्टर्स में आएंगे तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार हमारे कौन कौन से हैं। तो भारत में लोकतंत्र की जो समानता है उस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में सभी व्यक्ति समान माना गया है ना। किसी को ऊंचा नीचा नहीं माना है, सब समान है, एक समान। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई लिंग भेद नहीं होगा। महिला पुरुष नहीं कहा जाएगा कि भाई तुम लड़की हो कि लड़का है, इस तरह की बात नहीं होगा। धर्म धर्म की बात नहीं होगी, मतलब कि कोई भी धर्म का हो सब चलेगा। किसी भी जाति का हो, इसमें भेदभाव नहीं करना है। तथा इसके उसके शैक्षिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए कई तरह के प्रावधान हैं, जिसमें कुछ जो है कि यहाँ पर दिया हुआ है। जिसमें पहला नंबर में देखो दिया हुआ है कि कानून की नज़र में हर व्यक्ति जो है समान है। कानून की नज़र में, ठीक है ना। कानून किसी को ये राइट नहीं देता है कि भाई ये गुनाह जो है कि फलाना जाति के या फलाना वर्ग के लोग कर सकते हैं। सब लोग अगर गुनाह किए हो तो जो कानून के तहत जो सजा है वो सभी व्यक्ति पर समान रूप से लागू होगा। इसका मतलब ये, इसका अर्थ है कि देश के सभी लोगों को कानून का पालन करना अनिवार्य है, चाहे वह साधारण मजदूर हो या कोई अधिकारी हो या कोई मंत्री हो, सबके लिए समान है। ठीक है। दूसरा नंबर में देखो हम लोग को कहता है कि हर व्यक्ति को सामाजिक स्थानों में, सार्वजनिक स्थानों पर जाने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जा सकता है, आ सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। खेल का मैदान है, होटल या दुकान तथा बाजार आदि में जाने के लिए
किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता, सब समान है। हर व्यक्ति सार्वजनिक कुआं से पानी ले सकता है, सार्वजनिक सड़कों पर चल सकता है, इसलिए किसी तरह का कोई भी बंधन नहीं है। अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। देखो जब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत, छुआछूत कोई करेगा, पहले बहुत जोर छुआछूत था हम लोगों के समाज में, है ना। तो अब जो है कि इस सबको देखते हुए छुआछूत को जो है दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। वर्तमान में यह प्रथा कहीं भी देखने को शायद नहीं ही मिलती है ना। इसका लगभग पूर्णतः जो है उन्मूलन हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है। सार्वजनिक रोजगार, सार्वजनिक रोजगार में जो है, रोजगार समझते हो, काम धंधा, इसमें सभी व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध है। इसके लिए अर्हता खाली जो है होना चाहिए, है ना। कुछ मैट्रिक पास होने चाहिए, तो मैट्रिक लेवल में जो भी लोग बच्चे जो होते हैं वो उससे संबंधित नौकरी पेशा में जा सकते हैं। कुछ जो है कि +2 करके जा सकते हैं, तो सबका अलग अलग, कुछ ग्रेजुएशन करके जा सकते हैं। तो लेकिन सभी को समान अवसर प्राप्त है, यानी वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि परीक्षा में कोई पास करना है तो फलाने बच्चा जो है कि इस तरह का है, इस जाति का है या इस लिंग का है, तो इसको जो है ज़्यादा नंबर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। सब लोग समान अवसर, नौकरियों में भी समान अवसर से। इसके अलावा शासन ने सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा समानता के अधिकार को लागू किया है। सरकार ने सैकड़ों वर्षों तक असमानता के व्यवहार से पीड़ित समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य उन लोगों को अधिक अवसर प्रदान करना है जिन्हें समुचित अवसर नहीं मिला है। जैसे कि मान लो कहीं पर जो है कि खाली किसी रोजगार में, किसी क्षेत्र में जो है सार्वजनिक क्षेत्र में बहाली हुई और वहाँ पे सभी लड़के लोग भर गए, लड़कियाँ नहीं हैं, तो वहाँ चाहिए कि भाई लड़की को एक आरक्षण देके, महिला आरक्षण देके उसको जो है कि उसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम जो है तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाएं मूलतः समानता का अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। ठीक है। अब जो है सार्वजनिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत की हुई थी। तो महिला समाख्या कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? 1989 ईस्वी में। 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के बच्चों का नामांकन, उसकी उपस्थिति एवं उसके पोषण स्तर में सुधार के लिए मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया। हम लोग स्कूलों में है ना जी, मध्याह्न भोजन सभी जो है कि बच्चों को 8 क्लास तक के बच्चों को जो है मिलता है। ये कब से मिल रहा है? इसकी घोषणा जो है कि हुआ था कब? 15 अगस्त 1995 ईस्वी में लागू किया गया था इसको, है ना। यानी वहाँ पर जो है कि कानून बनाया गया और योजना लागू किया गया। यह योजना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर जो है कि उसके सहयोग से संचालित होता है। इस योजना में तब से लेके आज तक कई परिवर्तन हो गए। पहले जो है केवल चावल मिलता था, अब जो है कि पहले सूखा चावल मिलता था, है ना। अब जो है कि खाना बन के गर्मा गर्म परोसा जा रहा है और लज्जतदार खाना भी मिल रहा है, अंडा उंडा भी मिल रहा है, देखो अतिरिक्त पोषाहार के तहत जो राज्य सरकार दे रही है। तो इस तरह से हर एक राज्य में अलग अलग उसमें वृद्धि करते जा रही है। यह योजना भारत में सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तमिलनाडु राज्य में से सबसे पहले मध्याह्न भोजन स्कूलों में जो लागू किया गया, ये सबसे पहले जो है तमिलनाडु में किया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तमिलनाडु कब किया गया? 2001 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यह पूरे देश में लागू किया गया। ठीक है ना। सबसे पहले ये तमिलनाडु में शुरू हुआ और उसके बाद जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उसने जो है कि हस्तक्षेप किया और उसने निर्देश दिया कि तो ये पूरे देश में लागू हुआ 2001 से। ठीक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी एवं प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल में गर्मा गर्म परोसा जाता है। इस कार्यक्रम का प्रभाव काफ़ी जो है सकारात्मक रहा। जैसे कि विद्यालय में जो गरीब बच्चों का नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई, है ना। जो गरीब बच्चे थे, जो बिल्कुल जो है कि एक शाम का यानी कि खाने के लिए जो है कि नहीं मिलता था उनको, गरीब परिवार के लोग जिनको कोई रोज़गार नहीं था, वो खाने के लिए जो है कि भटकते थे, वैसे बच्चे जो है स्कूल में अब नामांकन करने लगे। बहुत सारे बच्चे जो है कि कमाने चले जाते थे छोटी ही उम्र में, है ना, क्योंकि वो अपने घर के आर्थिक
स्थिति से वाकिफ़ थे और उनको जो है लगता था कि भाई अगर हम कुछ कमाएँगे तो ये हमें हमको घर में सपोर्ट होगा, उसे पेरेंट्स समझते थे। अब विद्यालय में खाना बँटने से क्या हो रहा है कि वो बच्चे के पेरेंट्स जो ऐसा सोचते थे वो अब स्कूल भेजना शुरू कर दिए। इसका कई एक सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। देखो, एक तो भोजन मिल रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, वो बच्चा जो है जो नहीं पढ़ सका था, जिनके पेरेंट्स नहीं पढ़ाना सोचते थे, काम को ही ज़्यादा तवज्जो देते थे, वो अब स्कूल भी भेजने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा जो है कि हुआ विद्यालय में उनका ठहराव होने लगा, है ना। विद्यालय में सबसे बड़ा चीज़ है कि मध्याह्न भोजन आने से ठहराव होने लगा। दोपहर को अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए काम छोड़कर बहुत सारे जो है ना, जो महिलाएं जो बच्चे जो रहते थे, यानी पेरेंट्स जो रहते थे, कहीं जाते थे काम करने के लिए, तो दोपहर तक वो आ जाता था कि बच्चा को खाना देना है। अब जो है कि उसको पता है कि भाई स्कूल में तो खाना मिलेगा, आप काम छोड़ के, माताएं अपनी जो है ना काम काज छोड़ के जो है नहीं जाती हैं। तो इस तरह से यह कार्यक्रम जातिगत पूर्वाग्रह को भी कम करने में सहायक हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड का एक स्कूल है जहाँ पर देखो इस तरह से बच्चे बैठ के खाना खा रहे हैं, है ना। अरे पता है कहाँ का है फोटो? हाँ, ये जो है ये देखो अंडा भी है यहाँ पे। ये मध्य विद्यालय जगन्नाथपुर रांची का फोटो है, देखो, है ना। यहाँ पर अंडा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। में जो है कि सामाजिक जीवन के कुल क्षेत्र में असमानताएं अभी भी मौजूद हैं। भारत के कई ऐसे लोग हैं जिसमें दैनिक जीवन एवं कार्य करने की स्थितियों में समानता नहीं मिलती है। आपको कई ऐसे स्त्री पुरुष और बच्चे मिल जाएंगे जो सड़कों के किनारे प्लास्टिक के टुकड़े या इस प्रकार की वस्तुओं को चूमते रहते हैं, ट्रेन में अवैध रूप से बोगियों के अंदर झाड़ू लगाते हैं। बच्चों को देखा जा सकता है, प्रायः इनके साथ उचित व्यवहार भी ठीक से नहीं किया जाता, है ना। ये हम लोग देखते हैं, आए दिन देखते रहते हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारा कारण हो सकता है। ऐसे ही एक असमानता का आधार है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था बहुत खतरनाक होता है जी। सरकार तो नियम बना दी है कि जाति से परहेज नहीं करना है, छुआछूत नहीं मानना है ना। असमानता का समानता का अधिकार बना दी, लेकिन अभी भी जो है ना, ये सब जो है हमारी सोच जब तक नहीं बदलेगी, हम इस पर जो है पूरी तरह से एश्योर नहीं हो सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है कि कुप्रथाएं नहीं रहेंगी। आप सोच सकते हैं कि जातिगत पहचान गांव में होती है, ये शहरों में नहीं होता है। जाति, है ना, कभी कहीं हम लोग देखते हैं कि जातिगत लड़ाई भी खूब होता है किसी किसी गांव में। शहर के लोग जातिगत व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है ना, आपकी सोच गलत हो सकती है। समाचार पत्र के वैवाहिक वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति की कितनी महत्वपूर्ण है। दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। हम लोग देखते हैं मैट्रिमोनियल मोनियल जो है कि जो चलता है साइट, उसमें भी जो है कि फलाना जाति की लड़की चाहिए। पढ़े लिखे लोग भी जो है कि जाति व्यवस्था पर अभी भी कायम है, और इस पर जो है अभी कुछ बोलना बहुत ही जल्दबाजी होगा। ठीक है, इस पर जो है धीरे धीरे जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे, इसको दूर किया जा सकता है जातिगत व्यवस्था, सिर्फ और सिर्फ शिक्षित होकर। शिक्षा जो है कि हर एक चीज़ों का जो है कि निवारण कर सकता है, बशर्ते कि हमको उस स्तर तक शिक्षा प्राप्त करनी होगी। और अभी हम लोग बहुत छोटे हैं, और इस पर जो है कि हम लोग अपने विचार जो है कि धीरे धीरे डेवलप करेंगे। जैसे जैसे हम उच्च उच्च कक्षाओं में जाएंगे, हमारा जो है कि अगर हम हमारा लगन पढ़ाई में रहा, तो हम लोग निश्चित रूप से इस व्यवस्था के को समझ पाएंगे और इस पर जो है अपना ओपिनियन देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है कि भीमराव अम्बेडकर साहब हैं जिन्होंने संविधान को लिखा था, उनकी फोटो है ना। इसके विषय में जो है लिखा हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान की बात करते हैं कि भाई अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा दें और जीवित रहें, ऐसा अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। इसके बिना व्यक्ति जो है नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्तियों को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, देखिए कितना बड़ा बात बोले कि आत्मसम्मान, हम लोगों में आत्मसम्मान होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने आत्मसम्मान पर बहुत बल दिया, और पूरा संविधान भी की जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष भी थे, और इन्होंने संविधान को संकलित किया है। अब हम लोग देखते हैं आगे, देखिए यहाँ पर एक बना हुआ है आपकी किताब में, देखिए वैवाहिक विज्ञापन दिया हुआ है समाचार पत्र में, इस तरह से आता है। तैलिक 28 5 फीट 7 इंच, है ना, यानी तेली समुदाय का जो है कोई है जिसकी उम्र जो है 28 साल है, उसका हाइट जो है 5 फीट 7 इंच है।
पीएचडी एमएड किया हुआ है, नेट जेट भी किया हुआ है, सरकारी शिक्षक है, हेतु एक स्वजातीय कन्या चाहिए। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक ठीक था, लेकिन ये स्वजातीय, ये शब्द जो है स्वजातीय कन्या चाहिए, यहाँ पे जाति व्यवस्था जो है कि हावी हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ को हमको समझना चाहिए। उसी तरह ये सारे जो हैं, अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा विज्ञापन आता है, मानवीय गरिमा का मूल्य क्या है। एक तो अभी हम लोग देखें कि आत्मसम्मान से जीना चाहिए, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा। प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इन कारणों से होता है क्योंकि उसका जन्म जो है कि किस जाति, किस लिंग और किस धर्म में हुआ है। बच्चा बड़ा होनहार है, लेकिन ये तो निम्न जाति का है जी, यहाँ पर जाति व्यवस्था है। ठीक है, कोई बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन वो पता चला कि अगर लड़का है, लड़की है बहुत होनहार है, तो वहाँ पर जो है माँ बाप ही कभी कभी कह देते हैं लड़का होता और होनहार होता तो कोई बात थी। तो ये सारे जो बातें होती हैं, यहाँ पर हमारा जो है कि एजुकेशन व्यवस्था पर जो है कि एक कराघात है कि हम लोग जो है बहुत बढ़िया तरह से जो है या तो समझा नहीं पा रहे हैं या आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। तो इस पर जो है कि समझने की, जोर देने की बात है कि ये असमानताएं जो संविधान ने हमको हक नहीं दिया है, इस पर भी हम लोग बहुत तेज़ी से असर हो रहा है और इस पर इसका हम लोग खुला समर्थन भी कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अथवा वे अमीर हैं या गरीब, अमीर गरीब का भी आजकल भेदभाव किया जा रहा है ना। ये छिपे हुए रूप से है, कोई इसमें जो है कि कोई यानी कि खुले तौर पे नहीं करता है। जब लोगों के साथ किसी कारण से असमानता का व्यवहार किया जाता है तो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है और उसके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। और हम लोग देखते हैं कि देखिए कुछ फोटो दिया हुआ है यहाँ पर, है ना जी। फोटो है ये, देखो बच्चा जूता पॉलिश कर रहा है, ये तो फिल्म का लगता है। देखो यहाँ ठीक है, फिल्म का ही है। इसमें दिया हुआ है क्या, 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूता पॉलिश करने वाला एक लड़का जो है फेंक कर दिए गए पैसों को जो है उठाने से इनकार कर देता है। दीवार देखा है जी, तो फेंक के देता है। देखो ये सेठ जी जो है, जो हीरो है या जो भी है, ये जो है ना इसको फेंक के देता है पैसा, तो इसको जो है ना इनकार कर देता है उठाने के लिए। यही आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है। वह मानता है कि उसके काम के में ही उसकी गरिमा है ना, और इसका भुगतान जो है आदर के साथ किया जाना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, यही आत्मविश्वास है। ठीक है, आत्मसम्मान है।